वेलकम बैक टू द अंकित्स क्लासरूम। आज हम स्टैंडर्ड 9 के चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट 3 देखने वाले। इस चैप्टर के ऑलरेडी 2 पार्ट्स आ चुके हैं। जो स्टूडेंट ने इसको मिस आउट कर दिया वो फटाफट जाके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। दोनों पार्ट के वीडियो लिंक्स मैंने दी हुई है। आज हम इस चैप्टर का इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी रूल। कंपनी रूल यानी कि कौन सी कंपनी का रूल? तो ब्रिटिश साम्राज्य का रूल, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या रूल चल रहा है। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद अभी ईस्ट इंडिया कंपनी किसी से भी डरती नहीं थी, बाकी सब लोग उनसे डर रहे थे। तो उन्होंने इसका ही फायदा उठा के और अपने रूल को एक्सपांड किया। कैसे किया? इंग्लिश गवर्नमेंट पास रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एडी अकॉर्डिंग टू विच गवर्नर ऑफ बंगाल वाज मेड द गवर्नर जनरल। यानी कि 1773 एडी में इंग्लिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रूल को पास किया। यहाँ पर जितने भी गवर्नर है, जैसे मुंबई का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर, कोलकाता, चेन्नई, ऐसे अलग अलग जो गवर्नर है, उसके जगह हम क्या करेंगे, एक गवर्नर जनरल को सुप्रीम बनाएंगे, जिसकी बात बाकी सारे गवर्नर्स को माननी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल में ले तो अभी हमारे इंडिया में हर स्टेट के अपने अपने अलग अलग चीफ मिनिस्टर है। वो चीफ मिनिस्टर अपने अकॉर्डिंग अपने स्टेट में काम करते हैं। बट अगर सुप्रीम पावर जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट अगर कोई रूल पास करते हैं, वो सब स्टेट वालों को मानना पड़ता है। सेम यहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि बंगाल के जो गवर्नर होंगे उनको गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। ये गवर्नर जनरल क्या करेंगे? तो ट्रेड एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज को अपने अंदर रखेंगे। यानी कि इंडिया से इंग्लैंड या पूरे वर्ल्ड में इंडिया के रिलेटेड जितनी भी ट्रेड एक्टिविटीज हो रही है, यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है, वो सारी चीज पे कंट्रोल रखेंगे। पॉलिटिकल पावर्स, कौन से नए रूल बनने चाहिए, कौन से रूल्स में चेंजेस करने हैं, कौन से रूल्स बंद करने हैं, ये सारी चीज कौन डिसाइड करेगा? आपसे गवर्नर जनरल। जिसकी वजह से मुंबई और मद्रास के गवर्नर को अपना सारा जितना भी काउंसिलिंग का काम था, वो सारा काउंसिल का काम अब कौन करने वाले थे? गवर्नर जनरल। मुंबई, मद्रास और बाकी सारे गवर्नर्स को अब उनको सिर्फ फॉलो करना होगा। और यही चीज से सबसे पहले फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग। कौन था सबसे पहला गवर्नर? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग का जब टाइम था तो पहला मराठा वॉर हुआ, ठीक है। अब कोई गवर्नर जनरल आया है तो उसके अंदर काम होता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे पहले कांग्रेस सरकार, जब कुछ टाइम से भाजपा सरकार है, आगे कौन सी सरकार आएगी, वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट जब रूलिंग पार्टी होती है तो वो अपने टाइम के अंदर कुछ अलग अलग काम करती है, कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। वैसे ही जब वॉरेन हेस्टिंग काम कर रहे थे तो उस टाइम पर हुआ था सबसे पहला मराठा वॉर, यानी कि ब्रिटिशर्स वर्सेस मराठा का वॉर हुआ था। सेकंड हुआ था मैसूर वॉर विथ हैदर अली। सेकंड मैसूर वॉर हुआ था। फर्स्ट मैसूर वॉर बहुत पहले हुआ था। सेकंड मैसूर वॉर किसके साथ हुआ था? हैदर अली के साथ हुआ था। हैदर अली मैसूर के सामने थे ब्रिटिश एम्पायर। हैदर अली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर था। मैसूर से बहुत लोग डरते थे क्योंकि हैदर अली थे, उसके बाद टीपू सुल्तान आए थे जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट किंग में आते हैं। वॉरेन हेस्टिंग का टाइम खत्म होने के बाद आते हैं कॉर्नवालिस, जो सेकंड गवर्नर जनरल थे। थर्ड मैसूर वॉर विद टीपू सुल्तान। उन्होंने थर्ड मैसूर वॉर किया, किसके साथ किया? टीपू सुल्तान के साथ किया। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो मैसूर के इतने पावरफुल किंग थे और वो किसी से भी नहीं डरते थे, इसीलिए उनको टाइगर ऑफ मैसूर बोला जाता था। कैसे हराया उन्होंने टीपू सुल्तान को? तो ज्वाइन विद मराठास एंड निजाम टू डिफीट द सुल्तान। उन्होंने मराठा और निजाम के साथ मिलकर टीपू सुल्तान को हराया था। निजाम क्या है? तो हैदराबाद को पहले निजाम बोला जाता था, यानी कि निजाम और मराठा के साथ मिलकर उन्होंने टीपू सुल्तान को हराया। उसके बाद आते हैं थर्ड गवर्नर जनरल सर जॉन शॉ, जो बने इंडिया के थर्ड गवर्नर जनरल। ये कहीं ना कहीं थोड़े वीक गवर्नर जनरल थे, इसीलिए इनके टाइम पे कंपनी का पावर डिक्लाइन हो गया, यानी कि कंपनी ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाई। कंपनी का अपना खुद का जो रेपुटेशन थी, जो पावर थी, वो कम हो गई और मराठा बिकम स्ट्रॉन्गर। और मराठा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। किसके टाइम पे स्ट्रॉन्ग हुए? सर जॉन शॉ। अब इन सब चीजों से बाद आते हैं वेलेस्ली। वेलेस्ली जो थे वो थे फोर्थ गवर्नर जनरल। वेलेस्ली वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिक्ट गवर्नर जनरल में आते हैं। उन्होंने ऐसी पॉलिसी को एडॉप्ट किया था जो एक स्वीट पॉइजन की तरह काम कर रही थी, यानी वो दिखने में, सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि हाँ ये अच्छी पॉलिसी है, बट हकीकत में यानी रियलिटी में वो पॉलिसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और उस पॉलिसी का नाम था सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। अब देखते हैं सब्सिडरी अलायंस सिस्टम से पहले कि हमने क्विक रिवीजन देखते हैं कि हमने अभी क्या पढ़ा।
कंपनी का एक्सपेंशन रूल था, कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सपांड कर रहा था। उन्होंने क्या किया, 1773 एडी में इंग्लिश गवर्नमेंट ने ये लॉ पास किया कि गवर्नर जनरल बनाया जाएगा, जिसके अंदर बाकी सारे गवर्नर काम करेंगे। ट्रेड और पॉलिटिकल एक्टिविटीज गवर्नर जनरल संभालेंगे। वॉरेन हेस्टिंग जो सबसे पहले गवर्नर जनरल बने, उनके टाइम पे फर्स्ट मराठा वॉर हुआ, मैसूर वॉर विथ हैदर अली हुआ। कौन सा मैसूर वॉर था? सेकंड मैसूर वॉर था। उसके बाद कॉर्नवालिस आए जो सेकंड गवर्नर जनरल बने, उनके टाइम पे थर्ड मैसूर वॉर हुआ टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर भी बोला जाता है। कैसे हुआ? तो मराठा और निजाम के साथ मिलकर उन्होंने टीपू सुल्तान को हराया था। उसके बाद थर्ड गवर्नर जनरल आते हैं सर जॉन शॉ, जो कहीं ना कहीं वीक गवर्नर जनरल थे, जिसके टाइम पर ब्रिटिश एम्पायर का जो पावर थी वो डिक्लाइन यानी कम हो गई थी और मराठा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। उसके बाद आते हैं वेलेस्ली। वेलेस्ली ने अडॉप्ट की थी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम देखते हैं। द आर्मी ट्रेन बाय द ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट will be provided to the state who accept the system protect from internal and external attack। इन्होंने ऐसा कहा था, इन्होंने यानी ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट ने ऐसा कहा था वेलेस्ली ने कि जो लोग भी हमारी सिस्टम को एडॉप्ट करेंगे हम उन्हें आर्मी ट्रेन करके देंगे, यानी आपकी आर्मी को ब्रिटिश सरकार अपने तरीके से ट्रेन करेगी और आपको इंटरनल और एक्सटर्नल अटैक से बचाएगी। इंटरनल एक्सटर्नल यानी कि आपके स्टेट पर अगर कोई और स्टेट अटैक करता है तो भी वो आर्मी लड़ेगी, अगर आपके स्टेट के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है तो भी वही आर्मी आपको सॉल्व करके देगी मैटर। स्टेट हैज टू गिव आर्मी गिव अवे प्रोविजंस एंड इनकम टू ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स कोई भी चीज फ्री में नहीं करते, उन्होंने ये मांगा कि आपको सबसे पहले आर्मी देनी पड़ेगी, आप आर्मी दोगे तो हम ट्रेन करेंगे। सेकंड, आपको कुछ प्रोविजंस देने पड़ेंगे, यानी आपको आपके स्टेट के कुछ हिस्से हमको देने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल गुजरात एक स्टेट है, उसके कुछ प्रोविजंस जैसे अहमदाबाद हो गया, भरूच सूरत हो गए, वडोदरा हो गए, ऐसे कुछ पर्टिकुलर जो सिटीज होगी या कुछ पर्टिकुलर जो प्रोविजन होंगे वो आपको हमें देने पड़ेंगे। और थर्ड, इनकम देनी पड़ेगी, यानी कि आर्मी ट्रेन करने के लिए, इतनी सारी चीज करने के लिए ब्रिटिशर्स को पर्टिकुलर इनकम वो स्टेट को देनी पड़ेगी। थर्ड था विदाउट परमिशन द स्टेट विल नॉट वेज वॉर एंड साइन ट्रीटी। बिना ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन के वो स्टेट कोई भी वॉर नहीं कर सकते। सेकंड, वो किसी से दोस्ती भी नहीं कर सकते, कोई समझौता नहीं कर सकते, कोई ट्रीटी साइन नहीं कर सकते। व्हाट इज ट्रीटी? तो दो स्टेट्स के बीच में या दो कंट्रीज के बीच में कभी भी कोई डील होती है तो जो एग्रीमेंट साइन होते हैं उसको ट्रीटी बोला जाता है। गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन के बिना वो भी चीज होनी चाहिए नहीं। उसके बाद देखते हैं वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन असेंबली, यानी कि असेंबली के अंदर एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। यानी असेंबली कैसी होती है? तो उस टाइम पे राज दरबार भराते थे, आपने मूवीज वगैरह में देखे होंगे, एक राजा होता है, उसके कुछ मंत्री वगैरह सब लोग राज दरबार में बैठे होते हैं। वो राज दरबार के अंदर एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ताकि आप क्या बोल रहे हो, क्या सुन रहे हो, आपकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, आपके देश में क्या चल रहा है, वो सारी बात ब्रिटिश एम्पायर तक पहुंच सके। उसके बाद आता है अनदर फॉरेनर नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन द स्टेट। ब्रिटिशर्स के अलावा और कोई फॉरेनर यानी कि कोई और आता है, अगर फ्रेंच आ गया या कोई और आ गया, आप उनको बिल्कुल भी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, आप अपने स्टेट में कोई ट्रेड करने उनको परमिशन नहीं दे सकते। सेकंड, आप उनको कोई भी मदद नहीं कर सकते, आप कोई भी तरीके से उनके साथ कोई डील नहीं कर सकते, उनको नौकरी में भी नहीं रख सकते। और ये सब्सिडी लाइन सिस्टम एक्सेप्ट करने वाले लोग थे निजाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, स्किंडिया, भोसले और होलकर। अब बात करते हैं सब्सिडी लाइन सिस्टम कैसे एक स्वीट पॉइजन है। तो आप देखिए ध्यान से समझना कि आर्मी किसकी, अब उस टाइम पर इंडिया को सबसे ज्यादा खतरा किससे था? ब्रिटिशर से। जब आर्मी ही ब्रिटिशर्स ट्रेन करेंगे तो ब्रिटिशर्स जो ट्रेन की हुई आर्मी होगी वो ब्रिटिशर्स के सामने वॉर ही क्यों करेंगे? ब्रिटिशर्स करने ही नहीं देंगे। सेकंड बात ये थी कि उन्होंने ऐसा बोल दिया कि ना आप किसी के साथ वॉर कर सकते हो बिना परमिशन के, ना आप किसी को दोस्त बना सकते, यानी कि आपके स्टेट को लोनली कर दिया कि ना आप किसी के साथ ट्रीटी साइन कर सकते हो, ना कुछ भी कर सकते हो। उनको पूरा का पूरा अपने डिपेंडेंट बना दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। आप टोटल ब्रिटिशर्स पे ही डिपेंड हो। ये चीज कैसे होती है कि जब सब्सिडी लाइन सिस्टम लोगों ने एक्सेप्ट किया, धीरे धीरे चल के उनको पता चलने लगा कि अब हम लोग वेलेस्ली की बातों में आ चुके हैं और अब हम लोग फंस चुके हैं। सब्सिडी लाइन सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए हमने देखा था कि सब्सिडी लाइन सिस्टम जो था, जो वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था, उसको हमने देखा कि स्वीट पॉइजन की तरह थी, देखने में बहुत ही अच्छी लग रही थी, बट उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट इतना अच्छा नहीं था। अब
सब्सिडरी अलायंस सिस्टम की वजह से बहुत सारे इंडिया के ऐसे राजा थे जिन्होंने ये चीज को एक्सेप्ट किया, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। बट अगेन टीपू सुल्तान, ठीक है, टीपू सुल्तान को वेलेस्ली ने पूछा क्या आप सब्सिडी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट करना चाहते हो? टीपू सुल्तान ने ऑब्वियसली डिक्लाइन कर दिया, यानी कि ना बोल दिया कि नहीं, मैं सब्सिडी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जैसे ही टीपू सुल्तान ने ना बोला, वेलेस्ली का ईगो हट हो गया। उन्होंने बोला कि टीपू सुल्तान एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बाकी सारे लोग भी कहीं ना कहीं ना बोलने लगेंगे। इसीलिए उन्होंने, मतलब कि वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान पर अटैक कर दिया। टीपू सुल्तान कहाँ के राजा थे? मैसूर के, यानी कि मैसूर पे उन्होंने अटैक कर दिया। किसके साथ मिलकर किया? तो निजाम के साथ, यानी कि कहीं ना कहीं हैदराबाद के साथ उन्होंने मिलकर मैसूर यानी टीपू सुल्तान पर अटैक कर दिया। और अनफॉर्चुनेटली फोर्थ मैसूर वॉर में, यानी कि जब लास्ट मैसूर वॉर हुआ टीपू सुल्तान का वेलेस्ली के साथ, तब टीपू सुल्तान ब्रिटिशर्स के सामने लड़ते हुए शहीद हो गए, उनकी डेथ हो गई। और इसी के साथ पूरा का पूरा मैसूर पर किसका कंट्रोल होने लगा? ब्रिटिशर्स का कंट्रोल आ गया। ये था सब्सिडी अलायंस सिस्टम के बाद। उसके बाद वेलेस्ली चले गए, मतलब कि रिटायरमेंट हो गया। उसके बाद हेस्टिंग्स करके जो 5th गवर्नर जनरल बने, उन्होंने क्या किया? उन्होंने नेपाल पर अटैक किया। नेपाल पर अटैक करने के बाद गुरखास जो थी, बाकी कम्युनिटी जो थी गुरखा कम्युनिटी, उनको उन्होंने ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करवाई। सेकंड, उन्होंने पिंडारा करके जो कम्युनिटी होती है पिंडारास, वो पिंडारास के साथ उन्होंने बैटल किया, यानी कि वॉर किया, और पिंडारास पर भी अपना कंट्रोल किया। और उन्होंने थर्ड मराठा वॉर किया, यानी कि मराठा साम्राज्य के साथ उन्होंने थर्ड वॉर किया। और उसी के बाद सुप्रीम पावर, यानी कि मराठा वॉर करने के बाद कहीं ना कहीं ब्रिटिश जीत गई और उनको सुप्रीम पावर मिल गया। सुप्रीम पावर यानी कि अब मराठास को भी वो हरा चुके हैं, नेपाल को हरा चुके हैं, पिंडारास को हरा चुके हैं। वहां पर वेलेस्ली पहले ही बहुत सारी जगह पर सब्सिडी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट करवा के गए हैं, जिसकी वजह से टीपू सुल्तान की भी डेथ हो चुकी है। कहीं ना कहीं अभी सुप्रीम पावर हमको देखने को मिल रहा है। यहीं पर एक चेंज आता है। 6th जो गवर्नर जनरल आते हैं, जिनका नाम था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक को वन ऑफ द फाइनेस्ट गवर्नर जनरल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि विलियम बेंटिक बाकी सारे गवर्नर जनरल जैसे नहीं थे। विलियम बेंटिक अच्छे इंसान में थे। उन्होंने हमारे यहाँ पर बहुत सारे अच्छे काम किए, जैसे कि गर्ल्स को जो पहले दूध पीती सिस्टम था, दूध पीती सिस्टम यानी कि जैसे ही लड़कियों का जन्म होता था उनको उकलते हुए दूध में मार दिया जाता था, वो सिस्टम इन्होंने बंद करवाया। सती सिस्टम जो था, यानी कि हस्बैंड की डेथ के बाद उनके साथ ही जल जाना वाइफ को, ये सिस्टम भी उन्होंने बंद करवाया। उसके अलावा चाइल्ड मैरिज यानी कि जो बाल विवाह होता था, वो भी विलियम बेंटिक ने बंद करवाया था। फिर विडो रीमैरिज यानी कि विधवा लोग वापस शादी कर सकते हैं, ये सारे नियम भी विलियम बेंटिक ने ही लाए थे। विलियम बेंटिक ने कहीं ना कहीं इंडियन रिफॉर्मिस्ट यानी कि राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों के साथ मिलकर हमारे इंडियन सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे काम किए थे। लिबरल थे, वो हेल्पफुल थे। उन्होंने बाकी सारे गवर्नर जनरल्स की तरह कोई भी ऐसी खराब सिस्टम एडॉप्ट नहीं किया। उन्होंने जो भी किया, उनका ये कहना था कि बाकी सारे लोग जो करके गए वो कहीं ना कहीं भेदभाव करके गए, मैं भेदभाव नहीं करूंगा, मैं इंडिया की यूनिटी की रिस्पेक्ट करता हूं और मैं इंडिया के लिए ही काम करूंगा। वो बहुत लिबरल थे और हेल्पफुल थे, और ये थे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के बाद जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल आते हैं, जिसका नाम था डेलहाउसी, जो 7th गवर्नर जनरल थे, और जो कौन से ईयर में आते हैं? 1848 के अंदर इंडिया में आते हैं, जो इंडिया के गवर्नर जनरल बनते हैं। कौन? लॉर्ड डेलहाउसी। डेलहाउसी ने अपने नियमों को, यानी कि अपनी जो बात है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए, या इंडिया के अंदर अपने रूल को, ब्रिटिश रूल को एक्सपांड करने के लिए, उन्होंने किया पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। एनेक्सेशन का मतलब बेसिकली होता है कि कोई भी चीज को एक करना, यूनिटी करना, या फिर एनेक्स करना, यानी कि सारी चीजें जो अलग अलग है उसको एक साम्राज्य में बदलना, जिसका नाम था पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन के अंदर डेलहाउसी ने अलग अलग तरीके से, यानी अलग अलग पर्टिकुलर स्टेट्स को अलग अलग तरीके से उन्होंने हराया, जिसमें से पहला आता है एनेक्सेशन बाय वॉर, यानी कि वॉर करके। वॉर करके कौन से स्टेट्स को हराया? तो पंजाब और पेगू। पंजाब और पेगू के ऊपर पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन वॉर करके उन्होंने अडॉप्ट करवाई। सेकंड होता है एनेक्सेशन ड्यू टू द किंग डाइंग विदाउट हेयर। ठीक है, इसका मतलब था कि एनेक्सेशन पॉलिसी, कभी कभी क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर स्टेट्स में एक बार राजा की डेथ हो जाती है, राजा की डेथ होने के बाद दूसरा राजा कौन बनेगा, इस चीज में डिले भी हो सकता है, क्योंकि उनके खुद के पर्सनल इश्यूज होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजों की वजह से क्या होता है कि राजा मर गया, बट अभी कोई राजा नेक्स्ट कौन बनने वाला है वो डिसाइड नहीं हुआ होता है। तो उस टाइम पे ब्रिटिश साम्राज्य ने जाके क्या किया?
पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एक्सेप्ट करवाई कि आप हमारी तरह से करिए, हम आपके यहाँ रूल करेंगे, बाकी सब आपका, पर हम आपके यहाँ काम करेंगे वगैरह वगैरह, उनको इन्फ्लुएंस किया, जिसे सातारा, जेतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, बागद, नागपुर, ये सारे मेजोरिटी स्टेट्स के अंदर इन्हीं सिचुएशन की वजह से पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एक्सेप्ट करवाई गई। थर्ड आता है एनेक्सेशन ऑन प्रीटेस्ट ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड आता है एनेक्सेशन ऑफ प्रीटेस्ट ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रीटेस्ट यानी कि बहाना देना, बहाना देना कि आपके यहाँ पर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, सिटीजन्स को इन्फ्लुएंस करना कि आपका राजा अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा है, अगर आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजों को इन्फ्लुएंस करके जहां पर पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट करवाई वो जगह थी अवध। अवध में उन लोगों ने ऐसा बोला कि आपके यहाँ मैनेजमेंट सही नहीं है, हम आएंगे तो आपका मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने वहां पर एनेक्सेशन पॉलिसी अडॉप्ट करवाई। उसके बाद आता है एनेक्सेशन ऑन प्रोटेस्ट ऑफ डेब्ट कलेक्शन, यानी कि कहीं ना कहीं कर्जे में कर देना, यानी कि निजाम जो हैदराबाद की बात करें तो उन लोगों को उन्होंने पहले से ही कर्जे में कर दिया था, ऐसा बहाना देना कि आप कर्जे में हैं, आपके पास बहुत कर्जा है, अगर आप कर्जा नहीं चुका पाए तो दूसरे लोग आपके स्टेट्स पर अटैक कर देंगे, ये सारी चीजों को इन्फ्लुएंस करके उन लोगों ने निजाम के पास क्या किया, मतलब कि निजाम पर्टिकुलर जगह पर पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन को उन्होंने एडॉप्ट करवाई। उसके बाद लास्ट आता है एनेक्सेशन टू द एंड ऑफ नेमशेक रूल। नेमशेक रूल यानी क्या होना, नाम का रूल होना, यानी कि रूल आप करो, ठीक है, बट आपको पूरा हम कंट्रोल करेंगे। जैसे कठपुतली होती है, ठीक है, पपेट शो में एक पपेट होता है, ठीक है, जो बना हुआ होता है, बट उसको कंट्रोल कोई और कर रहा होता है। सेम नेमशेक रूल में होता है, राजा कोई भी होता है, बट राजा को कंट्रोल करने वाले लोग कौन थे, ब्रिटिशर्स, और ऐसी जगह थी कर्नाटका और टेंजोर, ठीक है। ये कहीं ना कहीं डेलहाउसी ने बहुत ही स्मार्टली अलग अलग तरीके से पूरे इंडिया के मेजोरिटी हिस्सों पे ब्रिटिश एम्पायर को एक्सपांड कर दिया था। ये था डेलहाउसी की कुछ ऐसी चीजें जो हमको पसंद नहीं आएगी कि उसने अलग अलग तरीके से हमारे जगह पर उन्होंने क्या किया कि कहीं ना कहीं सारी चीजों पे उन्होंने कब्जा कर लिया। बट डेलहाउसी इसके अलावा एक रिफॉर्मिस्ट भी था। रिफॉर्मिस्ट यानी कि उसने इंडिया में और भी ऐसी नवी चीजें लाई थी जो इंडिया को हेल्पफुल रही, जिसमें से सबसे पहले आता है 1853 में पहली रेलवे लाइन। पहली रेलवे लाइन किसके बीच में, मुंबई टू थाने। मुंबई टू थाने में 1853 में सबसे पहले हमारे यहाँ पर रेलवे चली थी। रेलवे को इंट्रोड्यूस करने वाले ब्रिटिशर्स थे। आज हमारा जो रेलवे सिस्टम है वो पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पर आता है। फर्स्ट चाइना आता है, उसके बाद इंडिया का रेलवे सिस्टम आता है। इतने ह्यूज लेवल पर हम जो रेलवे यूज कर रहे हैं उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के डेलहाउसी ने शुरू की थी। मुंबई टू थाने 1853 एडी। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आपको रिपीटेडली देखने को मिल सकता है। उसके बाद सेकंड आता है वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। तब तक अभी तक लेटर वगैरह यूज होते थे या वायर कनेक्शन चाहिए था। पहली बार डेलहाउसी ने इंडिया से इंग्लैंड तक का वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद थर्ड आता है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जैसे कि पुलिस स्टेशन हो गए, बैंकिंग हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे पब्लिक डिपार्टमेंट जो लोगों के लिए काम करेंगे। नो डाउट उस टाइम में वो लोग सिर्फ ब्रिटिशर्स का काम करते थे, बट वो पूरी सिस्टम आज भी हम लोग देखते हैं। आज भी हम लोग राशन की दुकान देखते हैं, बैंक्स देखते हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट के लिए डिपार्टमेंट्स देखते हैं, पासपोर्ट ऑफिस, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट इंडिया में डेलहाउसी ने ही लाया है। और उसके बाद फोर्थ जो अभी हम लोग कर रहे हैं, आप कर रहे हो, मैं कर रहा था, इंग्लिश एजुकेशन। हमारे यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत करने वाले भी डेलहाउसी ही थे। तो ये सारे ऐसे कई काम थे जो उन्होंने अच्छे किए इंडिया के लिए, पर ये कई सारे काम थे जो उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिया के लिए नहीं किए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 7 गवर्नर जनरल्स आए जिन्होंने कुछ अच्छे काम किए, कुछ बुरे काम किए, कुछ हमारे लिए किए, कुछ हमारे खिलाफ किए। बट अगर हम बात करें सबसे पहले की बैटल ऑफ प्लेसी की, तो बैटल ऑफ प्लेसी तकरीबन 1757 में हुआ था और डेलहाउसी के रूल तक कहीं ना कहीं 1857 के आसपास का टाइम आ चुका था। क्योंकि बैटल ऑफ प्लेसी के 100 साल के अंदर इन लोगों ने अपना एम्पायर पूरे इंडिया में इतना ह्यूज एक्सपांड कर दिया था जितना हम सोच भी नहीं सकते। इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश रूल तो बहुत अच्छे से एक्सपांड हुआ, ब्रिटिशर्स जो चाहते थे वो हुआ, बट व्हाट अबाउट इंडियंस? इंडिया में रहने वाले इंडियन सिटीजन का क्या? तो इंडियन सिटीजन कहीं ना कहीं डिससेटिस्फाई थे। डिससेटिस्फाई किससे थे? ब्रिटिशर्स से थे कि भाई आप सब कुछ आपके लिए ही कर रहे हो, हमारे लिए क्या?
तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन था और 1857 में ये मैनिफेस्ट हुआ था या ये एक सोच निकली थी कि हमको कहीं ना कहीं आजादी लेनी पड़ेगी। 1857 यानी बैटल ऑफ प्लेसी के 100 साल बाद लोगों को कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज आ चुकी थी कि हमको कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस यानी कि ये ब्रिटिशर्स जो हम पे रूल कर रहे हैं यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, इसके लिए कोई स्ट्रगल करना पड़ेगा। और ये स्ट्रगलिंग जो पूरा टाइम था ना, ये यहाँ से सोच चालू हुई थी जो तकरीबन 1947 में जाके हमको आजादी मिली। ओके, चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक अगर हम देखें तो इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ द कंपनी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के बाद हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी हुई। चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखने जाए तो मैंने बोला था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद हमारा पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमिकल मार्केट कोलैप्स्ड हो गया था, यानी कि पूरा मार्केट टूट गया था। इंडिया इकोनॉमिकली पूरा टूट चुका था। अभी समझते हैं कैसे, उसका आंसर अभी मिलेगा आपको कैसे। तो 100 ईयर्स, पहला टॉपिक है 100 ईयर्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रूल करते हुए इंडिया में 100 साल हो गए। ये 100 साल के अंदर क्या हुआ, तो इंडिया जो पहले टॉप पोजीशन में आती थी वर्ल्ड के, आज वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के नाम से जानी जाती है, ब्रिटिशर्स के नाम से जानी जाती है। इंडिया ने अपने खुद की ओन आइडेंटिटी हमेशा के लिए खो दी थी ये 100 साल के अंदर। रॉ मटेरियल फॉर इंग्लैंड, पहले इंडिया खुद एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता था, खुद सारी चीजें लोगों तक पहुंचाता था। आज इंडिया, मतलब आज यानी कि उस टाइम इंडिया सिर्फ और सिर्फ सारा सामान इंग्लैंड के लिए बना रहा था। सारा रॉ मटेरियल किसके लिए बना रहा था, इंग्लैंड के लिए बना रहे थे। जितना भी हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर उगता था या जितने भी प्रोडक्ट्स हम बनाते थे वो लोग ब्रिटिशर्स इंग्लैंड बेच देते थे। उसके बाद बंगाल एक्सपोर्ट कॉटन क्लॉथ, रॉ सिल्क, शुगर, जूट, मसलिन एक्सेट्रा, ये सारी चीज जो है वो बंगाल अकेला एक्सपोर्ट करता था 1708 से 1756 तक, यानी कि पूरी दुनिया में बेचते थे। इसके बाद जब से हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने हमारा बंगाल जो है वो उन्होंने टेक प्लेस किया, उसके बाद सारी चीजें इंग्लैंड जाने लगी। अब मेन चीज समझते हैं ड्यूअल पावर पॉलिसी। ड्यूअल पावर पॉलिसी, बंगाल इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरिटी फेडेड, ठीक है। अब व्हाट इज ड्यूअल पावर पॉलिसी। ड्यूअल पावर पॉलिसी क्या होता है कि जितने भी हक, जैसे कि टैक्स लेना, लोगों से पैसे लेना, लोगों के ऊपर हुक्म चलाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सारी चीज कौन संभालेगा, ब्रिटिश। बट प्रजा को सुख शांति देना, प्रजा को इंफ्रास्ट्रक्चर देना, यानी कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सारी चीजें कौन करेगा, राजा करेगा। ये बहुत ही अनफेयर हुआ। अनफेयर कैसे हुआ, पैसे ब्रिटिशर्स ले रहे, वो तो वो राजा को दे नहीं रहे, पैसे तो वो खुद लेके इंग्लैंड भेज रहे, तो राजा बाकी सारी चीजें करेगा कैसे, उसको भी तो पैसे चाहिए। इसीलिए ब्रिटिशर्स विद पावर एंड विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ब्रिटिशर्स के पास सारे पावर थे बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं थी। वहीं पर नवाब के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी थी बट उसके पे पावर कुछ भी नहीं था। यानी ब्रिटिशर्स के पास पावर था, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। नवाब के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बट पावर बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद ये सारे प्रॉब्लम की, फसाद की जड़ बोला जाता है सब्सिडरी अलायंस सिस्टम को। बंगाल का पूरा इकोनॉमिकली कंडीशन कोलैप्स होने का एक ही रीजन है, वो है वेलेस्ली की सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, जो हमने आगे देखी हुई है। नेक्स्ट आता है अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन, यानी लोगों से आंख बंद करके जो पैसा चाहे वो मांगते हैं। लोग दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, उनकी स्टेबिलिटी है नहीं है, वो कुछ नहीं सोचते। वो लोग डायरेक्टली अत्याचार करके हमसे रेवेन्यू लेते थे। अनफेयर टैक्सेस ऑन इंडियन क्लोथ इंडस्ट्री, यानी कि जितने भी पहले हमारे यहाँ पर क्लोथ जो इंडस्ट्री है ना, इतना क्लोथ बनता था जितना आप सोच नहीं सकते। अहमदाबाद, जिसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोला जाता है, अहमदाबाद के खुद के पास इतनी मील थी, इतनी माइल्स चलती थी कि भाई इतना कपड़ा बनता था, बट उसके ऊपर हद से ज्यादा टैक्स लगाने की वजह से, यानी कि एक लिमिट से बाहर टैक्स लगाने की वजह से पूरा का पूरा इंडियन क्लोथ इंडस्ट्री खत्म हो गया, यानी कि कोलैप्स्ड हो गया। Adopted various unfair policy to ruin Indians prosperous industry, ऐसी अलग अलग पॉलिसी की वजह से पूरा का पूरा इंडिया का क्लोथ इंडस्ट्री धीरे धीरे, कॉटन इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्री धीरे धीरे खत्म होने लगी, बंद होने लगी। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज को पैसा ना देना, एम्प्लॉयज से
ज्यादा काम करवाना, कम भाव में, यानी कि प्राइसिंग सपोज 10 रुपीज है तो वो लोग बोलते थे नहीं हमको 5 रुपए में चाहिए। ये सारी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं पूरा का पूरा इंडिया की इंडस्ट्री कोलैप्स यानी कि खत्म होने लग रही थी। इंडियन इकोनॉमिक कंडीशन कोलैप्स, और ये सारी चीजें आप समझ के सोच सकते हो कि इसकी वजह से पूरा का पूरा इंडिया का जो इकोनॉमिकल पावर था, यानी कि जितना अमीर था, जितने पैसे थे, वो सारी चीजें हमारे यहाँ पर क्या होने लगी, कोलैप्स यानी कि टूटने लगी। उसके बाद आर्टिस्ट बिकम पुअर एंड अनएम्प्लॉयड। सिंपल सी बात है, वो लोग हमेशा मतलब ब्रिटिशर्स हमेशा सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री को इंकरेज करते थे, कैश क्रॉप को इंकरेज करते थे। उन्होंने आर्टिस्ट लोगों का आर्ट कभी देखा ही नहीं। हमारे यहाँ पे पेंटिंग्स होती थी, म्यूजिक था, डांस था, ड्रामास थे, भवाई थी, ऐसे अनेकों अनेकों आर्टिस्ट थे। वो आर्टिस्ट को कोई काम ही नहीं देता था, ना वो लोग कुछ कर पाते थे, जिसकी वजह से वो लोग पुअर यानी कि गरीब हो गए और बेरोजगार हो गए। फोर्स टू साइन कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रोवाइडिंग क्वांटिटी ऑफ क्लोथिंग शॉर्ट पीरियड, यानी कि फॉर एग्जांपल मुझे आज किसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, मैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बोलता हूं कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर चीज करने के लिए 31 दिन चाहिए, यानी कि 30 डेज, 1 मंथ का मेरे को टाइम चाहिए। बट ब्रिटिशर्स क्या बोलते थे, नहीं आपको 30 डेज का टाइम चाहिए, नहीं आप मुझे 15 डेज में करके दो। ऐसा वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे। किससे साइन करवाते थे, क्लोथ इंडस्ट्री वाले लोगों से, क्वांटिटी में, मतलब कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एक गुड्स प्रोड्यूस करने का टाइम जिससे होता था, उससे कम टाइम में वो लोग गुड प्रोड्यूस करवाते थे। और जो लोग ये बात नहीं मानता था उनको या तो पनिशमेंट दी जाती थी या तो उनको हमेशा के लिए जेल में भेज दिया जाता था। बिफोर EIC, इंडियन सेल्फ रिलायंट, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले इंडिया एक सेल्फ रिलायंट कंट्री थी। सेल्फ रिलायंट यानी हम हमारी खुद का ध्यान रखते थे, हम इंपोर्ट भी करते थे, एक्सपोर्ट भी करते थे, पैसे भी कमाते थे, देश को चलाते थे, सब चीजें करते थे। भले राजाशाही देश था पर देश खुश था। EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद हम लोग टोटली इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। फर्स्ट रेलवे लाइन, अब थोड़ा इकोनॉमिकल कंडीशन हमने देखा, पूरा मार्केट कोलैप्स हो गया, बट कुछ ऐसी इकोनॉमिकल कंडीशन जिसकी वजह से इंडिया को बेनिफिट हुआ और हम आज भी उसका बेनिफिट लेते हैं। वो सबसे पहला था फर्स्ट रेलवे लाइन, इंडिया की पहली अपनी रेलवे लाइन मुंबई से थाने, जो 1853 के अंदर डेवलप हुई थी। स्टीमर सर्विस इंडिया टू इंग्लैंड, स्टीमर यानी कि कैसे इंडिया को अभी तक ये नहीं पता था कि स्टीमर वगैरह कैसे चलती है, वो सारी चीजें हमने सीखी। इंडिया से इंग्लैंड स्टीमर डेवलप्ड हुई। और उसके बाद लास्ट है पोर्ट्स इन मुंबई, मद्रास एंड कोलकाता, यानी कि यहाँ पर बंदरगाह पोर्ट्स बने जिसकी वजह से हम थ्रू सी रूट पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकते थे। आज भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ये 3 पोर्ट्स डेवलप्ड हुए मुंबई, मद्रास और कोलकाता में। ये था पूरा इकोनॉमिकल कंडीशन के कैसे इकोनॉमिकली इंडिया टूट चुका है, कैसे थोड़ी बहुत हेल्पफुल भी रहा है, बट कहीं ना कहीं मेजर 99% कहीं ना कहीं देखने जाए तो इकोनॉमिकल मार्केट कोलैप्स हो चुका था। चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखते हैं, सोशल इंपैक्ट ऑफ द कंपनी। इसके पहले हमने जो टॉपिक देखा वो था इकोनॉमिक इंपैक्ट। इकोनॉमिक इंपैक्ट में हमने देखा कि कैसे पैसे को लेके कैसे हमारा इकोनॉमिकल पूरी सिचुएशन कोलैप्स हो गई है। सोशल इंपैक्ट की बात करते हैं। सोशल इंपैक्ट यानी कि सामाजिक बदलाव, कैसे हमारी सोसाइटी के अंदर चेंजेस आए, तो वो हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। ड्यू टू ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक प्रॉब्लम्स में सुधार आया है, जैसे कि पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट। क्या होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच? पहले राजाशाही देश था, राजा के सामने प्रजा को बोलना इतना अलाउ नहीं था। हर राजा का अपना नेचर होता था, वो प्रजा को बोलने दे नहीं दे वो एक अलग मैटर था। यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने थॉट ऑफ स्पीच ला के रख दिया था कि भाई आपको जो बोलना है बोलो। भले उन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए लाया था, बट धीरे धीरे ये चीज इंडियंस भी सीख रहे थे, जिसका सबसे मेजर इफेक्ट था न्यूज़पेपर डेवलपमेंट। ब्रिटिशर्स ने ही इंडिया में सबसे पहले न्यूज़पेपर का सिस्टम लॉन्च किया था, जो आज भी चलता है। न्यूज़पेपर से जो इंसान, जो इंडियन को अपने गली मोहल्ले की डिटेल होती थी, आज उसको पूरी दुनिया की, पूरे इंडिया की हर सिचुएशन की डिटेल्स उस तक पहुंचती है। वो एक अवेयर रहता है, वो हर चीज को समझता है, पढ़ना लिखना सीख रहा था। उसके बाद आता है सबसे मेन, बैंड ऑन रॉन्ग सोशल रिचुअल्स। हमने देखा कि भाई रॉन्ग सोशल रिचुअल्स जैसे सती सिस्टम हो गया, चाइल्ड मैरिज हो गया, दूध पीती सिस्टम हो गया, ये सारे सिस्टम्स जो कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी को पीछे खींच रहे थे, ये सारे सिस्टम ब्रिटिशर्स ने आके बंद कर दिया। विडो रीमैरिज उन्होंने शुरू कर दी, एक प्रॉपर सिस्टम बना दिया, हर एक लॉस के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम लाया। ये सारी चीजें करने की वजह से ही हमारे इंडिया में आज हमको सोशल प्रैक्टिस यानी कि जो सोशल प्रॉब्लम्स है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कम देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क। अब व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव
व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, यानी कि ऐसी चीजें जो गवर्नमेंट की तरह से चलती है। पहले राजाशाही देश था, लोगों को पता नहीं था कि गवर्नमेंट क्या होता है, पब्लिक डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, ये सारी आर्मी पुलिस ये सब। पहले इंडिया में क्या था, एक पर्टिकुलर राजा है, उसका एक पर्टिकुलर राज्य है, उसकी एक अपनी आर्मी होती थी। यूनाइटेड आर्मी क्या होती है, कैसे पुलिस काम करती है, कैसे बैंकिंग काम करती है, ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सरकारी कामकाज का अभी तक हमको नॉलेज नहीं था, जो ब्रिटिशर्स यूज करते थे और उनसे हमने अडॉप्ट किया, हमने उनसे सीखा और आज हमारा इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव इतना इफेक्टिव और अच्छा है। उसके बाद आता है डिमांड इन इंग्लिश एजुकेशन, यानी कि इंग्लिश एजुकेशन के अंदर डिमांड बढ़ी, जो आप कर रहे हैं, मैं भी कर चुका हूं। इंग्लिश एजुकेशन के अंदर लोगों ने पढ़ना शुरू किया, जिसकी वजह से वो लोग देश दुनिया इंग्लैंड या फिर जज और लॉयर्स जैसी डिग्रियां लेने लगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया के लोगों के अंदर सेल्फ अवेयरनेस देखने को मिली। उसके बाद आता है इंग्लिश एजुकेशन बिगन टू इम्पार्टेड इन इंडियंस ड्यू टू द लॉर्ड मैक्यूली। ठीक है, लॉर्ड मैक्यूली थे जिन्होंने इंडियंस को इंडियन एजुकेशन के लिए इंस्पायर किया था। उन्होंने उसके लिए चार्ल्स वुड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की थी। कहाँ की थी, तो मुंबई, मद्रास और कोलकाता के अंदर उन्होंने ये चीज एस्टेब्लिश की थी, यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडियंस को फायदा हो। यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट का कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन यही था कि कैसे इंडिया एक प्रॉस्परियस कंट्री थी, ब्रिटिशर्स ने आकर उसके ऊपर प्रेशर बना के उन्होंने अपने एज अ रॉ मटेरियल हमको बहुत परेशान किया। उन्होंने अपना पूरा एम्पायर यहाँ पे खड़ा किया, बहुत सारे वॉर्स किए, बहुत सारे लीडर्स को उन्होंने मारा है। ये सारी चीजें करते करते कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोगों के अंदर डिससेटिस्फेक्शन देखने को मिला और यही डिससेटिस्फेक्शन की वजह से क्या होगा कि लोगों ने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने का सोचना चालू किया। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इस चैप्टर के अंदर हमने देखा कि कैसे इंडिया एक प्रॉस्पेरियस कंट्री थी, कैसे इस्तांबुल ने ये सारे रास्ते बंद कर दिए। उसके बाद अलग अलग लोगों ने इंडिया का सी रूट ढूंढने की कोशिश की। वास्को दी गामा सक्सेस रहे, वास्को दी गामा ने ढूंढा, पोर्टुगीज आए, पोर्टुगीज ने 100 साल के बाद, डच लोग आए, डेनिश लोग आए, इसके बाद अलग अलग और लोग आए, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, दोनों के बीच में वॉर हुए, कर्नाटक वॉर हुए। कैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से चली गई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ प्लेसी करके सिराजुद्दौला को हराया, फिर उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर किया, फिर धीरे धीरे अपना सुप्रीम पावर बनाया। सुप्रीम पावर बनाने के बाद अलग अलग गवर्नर जनरल्स आए, जिसमें से डेलहाउसी आए, वेलेस्ली आए। वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस सिस्टम अडॉप्ट किया, डेलहाउसी ने एनेक्सेशन सिस्टम अडॉप्ट किया और कैसे उन्होंने अपने आप के ब्रिटिश साम्राज्य को एक बड़ा एम्पायर बनाने की कोशिश की। और धीरे 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 चलते हुए हमने देखा कि कैसे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हुई, सोशल प्रॉब्लम्स हुई और यही सारा हम इस चैप्टर में समझा। ये सारे टॉपिक्स जितने भी मैंने बोले, इसमें से अगर आपने एक भी मिस आउट कर दिया है तो सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस की लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आपको क्या प्रॉब्लम्स है, क्या डाउट्स है, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसके अलावा व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी दी हुई है, आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर रेगुलर अपडेट्स आपको देखने को मिलेगी। तब तक थैंक यू वेरी मच।